वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 129 के बारे में कि आप लोगों की गुड्स अगर रास्ते में जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव आप कर रहे हो, तो कब डिटेन की जा सकती है, कब सीज की जा सकती है, कौन कौन के केसेस है और कौन कौन सी पेनल्टीज वहां पे लागू हो सकती है। कंप्लीट डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास कौन सा सेक्शन इसके लिए अप्लाई होता है, सेक्शन 129। अगर आपकी गुड्स को डिटेन किया जाता है, सीज किया जाता है या रिलीज की जाती है आपकी गुड्स और कन्वेंस ट्रांजिट के अंदर, तो सेक्शन 129 वहां पे अप्लाई होता है। सेक्शन 129 कब कब अप्लाई हो सकता है, मेजर केसेस सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप अपनी गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन ईवे बिल आपका एक्सपायर हो चुका है, आपने ईवे बिल तो बनाया था लेकिन वो ईवे बिल एक्सपायर हो गया, फिर भी आप गुड्स जो है उसको मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वहां पे सेक्शन 129 आपका अप्लाई हो सकता है। देन इनवॉइस और फिजिकल गुड्स जो है वो मैच नहीं हो रही, यानी इनवॉइस में आपने HSN कोड अलग दिया हुआ है और फिजिकल गुड्स जो है वो अलग जा रही है, आपका जो कन्वेंस है उसके अंदर गुड्स अलग है, तो आप लोगों को सेक्शन 129 इन्वॉक कर सकता है। पार्ट बी अगर आपने अपडेट नहीं किया हुआ है अपने ईवे बिल का, तो सेक्शन 129 आप पे लग सकता है। मल्टीपल कंसाइनमेंट्स आप भेज रहे हैं सिर्फ एक इनवॉइस के साथ, इनवॉइस एक ही है लेकिन उसके अगेंस्ट आपने मल्टीपल कंसाइनमेंट्स उसके अगेंस्ट भेज रहे हो, ईवे बिल के अंदर भी कंप्लीट जानकारी नहीं दी हुई है, तो आप लोगों के ऊपर सेक्शन 129 लग सकता है। ओवरलोडिंग की हुई है गुड्स की, यानी जितनी गुड्स आपने मेंशन की थी उससे ज्यादा गुड्स आपने कन्वेंस के अंदर डाली हुई है। जैसे कि आपने ईवे बिल तो बनाया था 100 kg का, लेकिन गुड्स उसके अंदर 200 kg आपने रखी हुई है, गुड्स ज्यादा है, तो इस केस में भी सेक्शन 129 इन्वोक हो सकता है। फेक ईवे बिल बनाया हुआ है या डुप्लीकेट इनवॉइस आप लोगों ने रेज किया हुआ है, तो भी उसके ऊपर सेक्शन 129 आप लोगों के पास लग जाएगा। अब बात करते हैं कि सेक्शन 129 में आपके पास कौन कौन सी चीजें होना मैंडेटरी है। देखिए, जब आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग है या डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट है या फिर जो गुड्स है, गुड्स एक फेक तरीके से आप लेके जा रहे हो, लीगल कंप्लायंसेस आपने पूरे नहीं किए हुए, तो आपके ऊपर सेक्शन 129 ट्रिगर कर जाएगा। अब आपका जो ऑफिसर है वो आपके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले सकता है। देखिए, आपका जो ऑफिसर है वो गुड्स को भी सीज कर सकता है, आपके कन्वेंस को भी सीज कर सकता है, और जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उनसे रिलेटेड उनको भी अपने कस्टडी के अंदर ले सकता है, उनको भी सीज किया जा सकता है। पेनल्टी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक क्या होता है कि अगर आपका जो ओनर है गुड्स का वो सामने आ जाएगा तो पेनल्टी अलग रहेगी, अगर आपका ओनर ऑफ गुड्स सामने नहीं आया तो पेनल्टी अलग रहेगी। यानी कि ओनर सामने आ रहा है या ओनर सामने नहीं आ रहा है, ये एक मेजर रोल प्ले करेगा सेक्शन 129 के अंदर पेनल्टी कैलकुलेट करने के लिए। अगर देखिए आपका ओनर जो है, ओनर सामने आ जाता है, तो आप लोगों के पास पेनल्टी रहेगी 200% ऑफ टैक्स पेएबल। किसका 200%? जितना टैक्स पेएबल होना था उसका 200% जो है वो पेनल्टी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, टैक्स आपका 50,000 था और पेनल्टी क्या हो जाएगी इसकी 200%, यानी 1 लाख रुपए की आपकी पेनल्टी आ जाएगी। वो भी तब जब ओनर सामने आए। अगर ओनर सामने नहीं आता है, ध्यान से सुनिए, अगर ओनर सामने नहीं आता है तो सोचो, जब ओनर सामने आ गया तब 200% पेनल्टी है, ओनर सामने ही नहीं आया तो पेनल्टी कितनी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले एग्जम्प्टेड गुड्स की बात करते हैं, फिर हम देखेंगे कि ओनर सामने नहीं आया तो कितनी पेनल्टी है। अगर यहीं पे टैक्सेबल गुड्स थी तो 200% एज वी डिस्कस्ड बिफोर, और अगर एग्जम्प्टेड गुड्स है इन दैट केस 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स की वैल्यू है उसका 2% या 25,000 विच एवर इज लोअर, इतनी पेनल्टी आपको लग जाएगी। एग्जाम्प्ट गुड्स के केस में बहुत रियायत दे रखी है, यानी 25,000 से ज्यादा तो पेनल्टी हो ही नहीं सकती। अगर जो ओनर है, ओनर सामने नहीं आता है, तब उस केस में क्या होगा, यहाँ पे 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, वहां पे क्या था 200% ऑफ टैक्स पेएबल। देखिए यहाँ पे इस पे मत जाना कि 50% है, यहाँ 200% किसका था, टैक्स का, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ गुड्स का ही 50% कर दिया। अब वैल्यू ऑफ गुड्स, मेरी बात सुनिए, अगर वैल्यू ऑफ गुड्स थी 1 लाख, आपके पास टैक्स था 18%, यानी कि 18,000, यानी कि 18,000। अब इस केस में क्या था, 18,000 का 200% यानी कि 36,000। यहां पे क्या है, 1 लाख का 50% यानी कि 50,000, तो यहां पे पेनल्टी आपकी ज्यादा है अगर ओनर सामने नहीं आता है तो। क्लियर? या फिर 200% ऑफ द टैक्स पेएबल विच एवर इज हायर, जो इनमें से हायर होगा वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा।
मेरी बात समझ में आ गई? तो 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स या 200% ऑफ टैक्स पेबल, विचएवर इज हायर, कि आपको यहाँ पे अमाउंट पे करनी है। और एग्जाम्प्ट गुड्स है तो यहाँ पे सेम है, मैक्सिमम जो है वो आपकी सेम है 25,000, लेकिन यहाँ पे 5% ऑफ वैल्यू आपको लेनी है, जबकि ऑनर अगर सामने आ जाता है तो आपने 2% ऑफ वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करना था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको अगर गुड्स को लेकर के जाना है, आपके पास अभी आप पेमेंट नहीं दे रहे हो, तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ऑफिसर को। यहाँ पे आप जो पेनल्टी अमाउंट है, पेनल्टी अमाउंट के इक्विवेलेंट सिक्योरिटी आप सामने वाले ऑफिसर को पे कर देंगे। सिक्योरिटी पे करने के बाद आप गुड्स को इधर से उधर ले जा सकते हैं, आपकी गुड्स जो है वो रिलीव कर दी जाएंगी। बट सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी आपके पास पैसा नहीं है, आप सिक्योरिटी क्या देंगे? आप एज पर रूल 140 बैंक गारंटी भी दे सकते हो। जितनी आपने पेमेंट करनी है पेनल्टी की, उतनी ही बैंक गारंटी आप प्रोवाइड कर दीजिए ऑफिसर को, वो आप लोगों को गुड्स जो है वो दे देगा, रिलीव कर देगा। टाइमलाइन ऑफ नोटिस एंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो नोटिस जो है विद इन 7 days ऑफ डिटेंशन इशू कर देना चाहिए, इससे लेट नहीं होना चाहिए। और फाइनल ऑर्डर भी नोटिस इशू होने के 7 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, इससे लेट नहीं किया जाएगा। गाइज अगर नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई नोटिस आया है सेक्शन 129 से रिलेटेड, रिप्लाई आप लोग बनवाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप लोग हमसे पेड सर्विसेज लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। सेक्शन 129 के नोटिस के रिगार्डिंग या अदर किसी जीएसटी के नोटिस के रिगार्डिंग आप हमारी हेल्प लेना चाहें तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ राइट टू बी हर्ड, जब तक आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाता, आपका जो फाइनल ऑर्डर है वो नहीं निकाल सकता ऑफिसर। आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं, रीजन और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन से ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो वो आपकी गुड्स को विदाउट एनी पेनल्टी रिलीव कर देगा। कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स, जब आपने पेनल्टी पे कर दी तो हम ये मान लेंगे कि आपकी जो आपका जो नोटिस है वो नोटिस कंक्लूड हो चुका है, उसमें अदर देन दैट आपने कुछ भी नहीं करना। अगर पेनल्टी पे हो जाती है तो उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लेगा। अगर पेनल्टी आप विद इन 15 days पे नहीं कर पाते हो तो ध्यान रखिएगा, तो गुड्स और व्हीकल दोनों के दोनों सेल कर सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट। यानी छोटी मोटी चीज नहीं है, पेनल्टी तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। अगर पेनल्टी आप लोगों ने पे नहीं की है तो आपकी गुड्स सेल हो सकती है, ऑक्शन हो सकती है, इवन गुड्स यानी व्हीकल भी आपका सेल हो सकता है, ऑक्शन निकाल देंगे उसकी, या डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं गुड्स और व्हीकल को, और वो अपना पैसा जो है वो रिकवर कर लेंगे पेनल्टी का। स्पेशल प्रोविजन ट्रांसपोर्टर के लिए दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टर देखिए, गुड्स किसकी होती है? ओनर की, लेकिन ट्रांसपोर्टर का व्हीकल होता है। अब ट्रांसपोर्टर अगर ये कहते हैं जी मेरा तो कसूर नहीं था, गुड्स उसकी थी, तो ऐसा गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा हम नहीं मानेंगे, आपको ट्रांसपोर्टर को अपनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, देन आप अपना व्हीकल ले जा सकते हैं। अब उसको क्या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? जो भी पेनल्टी 129(3) सेक्शन में अभी हमने कैलकुलेट की थी, या तो वो पेनल्टी पे कर दे या फिर 1 लाख व्हिचएवर इज लेस, जो भी इन दोनों में से अमाउंट कम है वो पे कर दो और आप अपना व्हीकल लेकर के जा सकते हो, कन्वेंस उसको दे दिया जाएगा। यानी मैक्सिमम उसका एक इन्होंने लिमिट लगाई हुई है, 1 लाख तक उसको पे करना पड़ेगा मैक्सिमम। अगर कम है 129(3) की पेनल्टी तो वो पे करनी पड़ेगी। अब अगर पैरिशेबल गुड्स है, अब यहाँ पे इन्होंने फाइनल ऑर्डर के लिए 15 दिन का टाइम लिया, एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि 15 दिन का टाइम है, 7 दिन पहले शोकोज नोटिस के, देन 7 दिन उन्होंने फाइनल करने के। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर पैरिशेबल गुड्स है, बहुत जल्दी खराब होने वाली गुड्स है, तो यहाँ पे 15 दिन के टाइम पीरियड को वो लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं, उससे पहले फाइनल ऑर्डर देके और आपको फारिग कर दिया जाएगा। इंटरप्ले विद सेक्शन 67, देखिए 67 में भी सर्च और सीजर की बात होती है, तो यहाँ पे जब आप 129 को अप्लाई करेंगे तो वहां पे 67 के प्रोविजंस भी साथ के साथ अप्लाई होंगे, उनको भी कंसीडर करके चलना होता है। अगर आप चाहते हो कि सेक्शन 129 और 67 की मैं इंटर रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर आप लोगों के लिए वो वीडियो भी लेकर के आऊंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 140 की। मैंने अभी पीछे आपको बताया, सॉरी रूल 140 की। रूल 140 क्या कहता है कि अगर आप लोगों ने कोई भी गुड्स जो आपकी डिटेन हुई है उस रिलेटेड आपको पेनल्टी पे करनी है, इन ट्रांजिट आपकी गुड्स डिटेन हो गई हैं और आपके पास पैसा नहीं है पेनल्टी पे करने का, तो आप उसके बदले में बैंक गारंटी दे सकते हैं, कोई भी सिक्योरिटी या बॉन्ड्स दे सकते हैं। तो यानी अदर देन दैट, अदर देन मनी, आप किस तरीके से कोई सिक्योरिटी दे सकते हैं ताकि आपका जो ऑफिसर है आपकी गुड्स को रिलीव कर दे। तो ये क्या करें, सिक्योरिटी दे दो, बॉन्ड दे दो, कोई बैंक गारंटी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पेनल्टी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इस टाइप की दे सकते हैं। रूल 142 सब रूल 5 ये क्या कहता है, रिकवरी थ्रू डिस्पोजल, यानी कि अगर गुड्स जो है वो सेल भी की जा सकती हैं या और उसके अगेंस्ट जो गुड्स सेल हुई है उससे पैसा रिकवर कर सकता है गवर्नमेंट पेनल्टी का।
प्रैक्टिकल सिनेरियोज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस किस वजह से सेक्शन 129 जो है वो इन्वोक हो सकता है। इसके अलावा कुछ एक छोटी मोटी माइनर डिस्क्रिपेंसीज होती हैं जिसकी वजह से आपके पास जीएस का नोटिस आ सकता है और आप लोगों की गुड्स डिटेन हो सकती हैं, लेकिन वहां पे आप लोग प्रॉपरली अपना अगर रिप्लाई बना करके दोगे तो आपकी गुड्स जो है वो छोड़ भी देगा डिपार्टमेंट। आप लोगों को रिप्लाई बनाना आना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए रिप्लाई बनाएं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।